हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल निखिल कोचिंग क्लासेस पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स, और क्लास ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स में हम लोगों ने करीब 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। उसमें से करीब 20 क्वेश्चन तक हम लोग न्यूमेरिकल भी लगा चुके हैं। कूलाम का नियम जो है वो पूरा पढ़ चुके हैं। सदिश स्वरूप हो, चाहे अध्यारोपण का सिद्धांत हो, चाहे कूलाम का नियम हो, क्वांटाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो आज उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसी में जो हमारा टॉपिक का नाम होगा वो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पहले थोड़ा वैद्युत क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं ये क्या होता है। देखो, जैसे आप लोग थोड़ा इससे पहले कहने जैसे कोई चुंबक लो, तो अगर चुंबक लोगे तो उसके चारों ओर क्या जनरेट हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अगर आप कोई इसी तरीके से अगर कोई आप पिंड लो तो उसके चारों ओर क्या गुरुत्वीय बल जनरेट हो जाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आप कोई आवेश लेंगे तो उसके चारों ओर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो ये बात हो गई विद्युत क्षेत्र की। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पेपर में आए तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेफिनीशन। जो हमारी डेफिनीशन होगी क्या होगी, वो क्या होगी, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये हो गई हमारी डेफिनीशन। तो क्या हो जाएगा, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो, यहीं से जैसे होता है हमारा कि E बराबर होता क्या है, हो जाएगा Q/F/Q0। तो यहाँ देखो, जैसे E है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F क्या है हमारा विद्युत बल है, और Q0 क्या है, परीक्षण आवेश। तो देखो, प्रति एकांक एक परीक्षण आवेश है, प्रति एकांक आवेश पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वो क्या कहलाता है, उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अगर इसी की वेक्टर फॉर्म की बात करें तो यहाँ हम लोग वेक्टर लगा देंगे, यहाँ वेक्टर लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो देखिए, मात्रक जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, मात्रक है ना। जो मात्रक होगा हमारा क्या हो जाएगा, मात्रक देखो, बल का मात्रक यहीं से कितना होगा, यहीं से बनाएंगे हम लोग। बल का मात्रक न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो यहाँ से जो मात्रक बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसके साथ साथ तुरंत हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, इसी की विमा की। तो जो विमा हमारी होती है वो क्या हो जाएगी, तो विमा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अगर मात्रक पता है तो हम लोग विमा भी निकाल सकते हैं। तो विमा में क्या हो, न्यूटन यानी कि बल की विमा mLT-2, ठीक, और कूलाम यानी कि आवेश की विमा क्या होती है, AT। ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब क्या करेंगे, ये इन सारी चीज़ों को हम लोग ले जाएंगे ऊपर। देखो, mLT ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा, -3। और ये क्या हो जाएगा, A ऊपर जाएगा तो ये भी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो जो इसकी विमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, mLT-3A-1। तो यहाँ तक बात कर ली हमने क्या, कि जो परिभाषा होगी वो क्या होगी कि प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल
को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर यहाँ से फार्मूले से क्या आ जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट। तो यहाँ से फिर बात कर लेंगे हम लोग मात्रक की। तो जो हमारा मात्रक हो जाएगा, मात्रक यहीं से बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। फिर विमा की बात करेंगे तो बल की विमा mlt-2, आवेश कूलाम की विमा, आवेश की विमा 80। अब ये सारी चीज़ें ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा mlt⁻³ और a⁻⁻1, ये हो जाएगी इसकी विमा। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं, बोलो भाई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली हेडिंग। अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता खत्म नहीं हुआ है। अब जो हेडिंग हमारी होगी वो क्या होगी, किसी बिंदु आवेश के कारण क्या होगी, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारी हो जाएगी हेडिंग। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमको निकालना है। तो देखो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर मान लो जैसे हमने एक बिंदु आवेश लिया, कौन सा, ये हमने एक बिंदु आवेश लिया, ये Q, ये कौन सा लिया +Q, ठीक। अब इधर हमने एक बिंदु आवेश कौन सा लिया, ये बिंदु आवेश लिया Q0, कौन सा Q0, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, क्रमशः r दूरी पर रखे हैं, r मीटर दूरी पर रखे हैं, ठीक। अब देखो हमेशा जो परीक्षण आवेश होगा वो हमेशा आवेश से कम होगा, तो जो बल हमारा लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, वो हमारा इस दिशा में लगेगा, किधर, ज़्यादा से कम की ओर हमेशा बल लगता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं। और इसी बिंदु पर जो ये परीक्षण आवेश है, इसी बिंदु पर एक P है, तो P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जैसे पेपर में हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हमने माना आवेश +Q तथा एक परीक्षण आवेश Q0 तथा दूरी उनके बीच की कितनी, उनके बीच की दूरी जो होगी वो कितनी है, r है, r मीटर है। तब उन पर या तब तथा है तो आवेश या परीक्षण आवेश Q0 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश Q0 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब देखो कूलाम के नियम से ये हटा दी, इसको इस तरीके से आपको ये सब लिखना होगा, ठीक। अब देखो फिर जैसे कूलाम के नियम, देखो दो बिंदु आवेश हैं, अगर दो बिंदु आवेश हैं तो इन पर एक बल कार्य करेगा। जब बल कार्य करेगा तो आप लोग पढ़े हो कि कूलाम के नियम से F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2। तो यहाँ पर Q1 Q2 क्या है, Q1 पहला आवेश क्या है Q, दूसरा आवेश क्या है Q0, और उनके बीच की दूरी क्या r²। यही होता है कि नहीं, बोलो ये होता है या नहीं। अब ये हो गया। अभी देखो E बराबर आप लोग क्या पढ़े हो, F/Q0, ये पढ़े हो ना। E बराबर अभी जब डेफिनेशन कराए थे तो ये पढ़े हो कि नहीं, यही पढ़े हो। तो यहाँ से देखो अगर F बराबर आप निकालो तो क्या आ जाएगा, EQ0, इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यही मान हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में यहाँ F की जगह रखेंगे तो क्या आ जाएगा, EQ0 = 1/4πε0 Q Q0/r²। तो यहाँ से देखो Q0 और Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये आ जाएगी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति
कूलाम। तो ये यहाँ से हमारा ये सिद्ध हो गया, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो। फिर इसी में हम पढ़े विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अध्यारोपण का सिद्धांत। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बताएं। तो अब देखो यहाँ तक बात हो गई, आइए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, हेडिंग दे दो, विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखो जैसे हम लोग पढ़े थे कूलाम के नियम का अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के बीच। तो सबसे पहले अगर यहाँ की परिभाषा की बात की जाएगी तो क्या होगी, अनेक आवेशों के कारण। लिखो परिभाषा पहले ले लो फिर समझाएं। अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर क्या हो जाएगा, अनेक आवेशों, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे आवेश होंगे। अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर कुल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग या योगफल लिख लो, योगफल के बराबर होता है, जिसे विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत कहलाता है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग ये डेफिनेशन लिखो। देखो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे आवेश होंगे। क्या होंगे, बहुत सारे आवेश होंगे का मतलब क्या होगा, अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर, यानी कि अनेक आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर कुल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि सबकी तीव्रता उन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ तक होगा, बराबर होगा, जिसे विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं या कहलाता है, जो कहते हैं, या लिख लेना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक ना। तो यहाँ तक बात, ये डेफिनेशन की बात हो गई कि नहीं, यहाँ तक बात से आया कि नहीं। अब आगे देखो, अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया ना, ये हो गया आपका सिद्धांत। अब आगे हेडिंग दे दो, अनेक आवेशों के कारण। लिखो आवेशों या अनेक आवेशों के कारण, यह हेडिंग दे दो आवेशों के निकाय के कारण, यह हेडिंग दे दो आप आवेशों के निकाय के कारण विद्युतीय क्षेत्र। ठीक, ये दे दो हेडिंग। ठीक, अब देखो इसमें जो हम लोगों को प्रूफ करना होगा, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर कुल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उन सभी
आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योगफल के बराबर होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अध्यारोपण का, विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ पर देखो जो होता है सदिश योग के, तो ई बराबर यहाँ लिखो, जो प्रूफ करना है वो ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ई1 वेक्टर प्लस ई2 वेक्टर प्लस ई3 वेक्टर डैश डैश, ये कहाँ तक, प्लस ई n वेक्टर। हमको ये चीज़ यही चीज़ होती है, ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो अब देखो यहाँ पर जैसे हम लोग करेंगे क्या, ये भाई ये हो गया, ठीक, ये एक निकाय। अब देखो इस पर जैसे ये हमारे आवेश हैं, ठीक, ये हमारे आवेश, ठीक। अब देखो इनका अगर हम लोग नामकरण करें, ठीक, अगर इनका हम लोग नामकरण करें तो यहाँ पर मान लो बिंदु हमारा कौन सा रखा है, Q1 आवेश, यहाँ Q2 आवेश, यहाँ क्या है Q3 आवेश, और यहाँ जो हमारा है ये है हमारा Qn आवेश, ठीक। ये इस तरीके से सीरीज चलती चली जा रही है और आगे कौन सा आवेश है, Qn आवेश है, ठीक। अब इसी तरीके से इनके कारण यहाँ एक ये बिंदु है, ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा बिंदु, ठीक। अब इसके कारण देखो यहाँ पर जैसे हो जाएगा हमारा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होगी, En वेक्टर, यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी E3 वेक्टर, और यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी E2 वेक्टर, और यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा E1 वेक्टर। अब देखो इनके बीच की जो दूरियां हैं वो कितनी है, ये R है ना। अब सदिश बनाने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं R1, यहाँ क्या सदिश बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R1 कैप, ठीक। अभी बताते इसका यूज क्या होगा, ये R2 दूरी है यहाँ से यहाँ तक, और ये R2 कैप, ठीक, और ये R3 है, और ये R3 कैप, ये क्या हो जाएगा Rn, और ये क्या हो जाएगा Rn कैप, ठीक। यहाँ तक ये हो गए दूरियाँ, ठीक। अब देखो इसमें जैसे लिखेंगे कि माना निकाय में कितने आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 व Qn आवेश हैं, जिन पर परिणामी वैद्युत, जिनके कारण तीव्रताएं क्या होंगी, E1 E2 E3 और En होंगी। ये सब लिख लेना बात। माना कि निकाय में कितने आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 और Qn आवेश हैं, जिनकी परिणामी तीव्रताएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, E1 E2 E3 और En, ठीक। यहाँ तक लिख लिए। अब बिंदु Q1 के कारण देखो, बिंदु Q1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बिंदु, यहाँ सबसे पहले क्या लिखोगे, बिंदु Q1 के कारण तीव्रता, सीधा लिखो, ज़्यादा ना लिखो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 अपान R1 स्क्वायर। अब देखो इधर तुम्हारा सदिश है, इधर मामला अदिश है, तो हम लोग अदिश वाले को क्या करें, अगर यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश, ये जो हमारा कैप है R1 कैप, ये है एकांक सदिश से अगर हम लोग इसको गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये भी सदिश हो जाएगा। तो अब ये भी सदिश, ये भी सदिश। इसी तरीके से बिंदु Q2 के कारण तीव्रता, Q2 के कारण तीव्रता क्या हो जाएगी, चलो पेन चेंज कर लिया जाए, यहाँ क्या हो जाएगी, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 अपान R2 स्क्वायर। इसी तरीके से इसमें R2 कैप, ये हो जाएगा। फिर इसी तरीके से सेम इसी तरीके से बिंदु Q3 के कारण तीव्रता, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, E3 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q3, और ये क्या हो जाएगा R3 और का स्क्वायर और R3 कैप। यहाँ तक इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसी तरीके से जो हो जाएगा Rn,
बिंदु बिंदु Qn के कारण तीव्रता जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि बिंदु Q1 के कारण तीव्रता जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी ई एन वेक्टर इज इक्वल टू किसका हो जाएगा 1/4πε0 Qn अपान Rn का स्क्वायर और Rn कैप। ये जो लिखा गया है ये एकांक सदिश हैं। इनको अगर यूनिट वेक्टर इनको क्या करेंगे, अगर एक सदिश से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये सदिश, यानी कि इसमें R1 से गुणा कर देंगे परिमाण में तो ये क्या बन जाएगा हमारा सदिश बन जाएगा। ठीक, अब यही जो E1 E2 E3 ये माना है इस समीकरण में अगर हम लोग रखें, यहाँ पर तक अगर हम लोग रखें तो पहले यहाँ तक आप उतारो फिर आगे बताएं। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग ये फिगर हटा रहे हैं, ठीक, इसका आप कोई यूज नहीं। ठीक, अगर फिगर हम लोग हटाएंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E1 की वैल्यू कितनी 1/4πε। देखो 1/4πε0 1/4πε0 सब में है तो ये क्या कर ले रहे हैं तुरंत कॉमन की ले रहे हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा Q1/R1² R1 कैप प्लस Q2/R2² R2 कैप प्लस Q3/R3² R3 कैप। और ये सीरीज कहाँ तक चलती चली जाएगी, और ये सीरीज चलती जाएगी कहाँ तक, यहाँ n तक। तो यहाँ क्या हो जाएगा Qn/Rn और Rn कैप, ये सीरीज यहाँ तक। तो यही जो होगी अध्यारोपण के सिद्धांत के कारण यही तीव्रता हमारी होगी। अब इसको हम लोग देखो किस में लिख सकते हैं, सिग्मा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखो अगर सिग्मा के रूप में लिखेंगे तो ई वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, देखो 1/4πε0। अब लिख लो क्या सिग्मा। ठीक, अब देखो यहाँ से जैसे ये हो गया Q आवेश है ना, तो Q1 Q2 Q3 और Qn तक आवेश है। तो यहाँ इसको हम लोग किससे लिखे ले रहे हैं, मान लो यहाँ Q है आवेश तो यहाँ QI लिख लिए। QI जहाँ है वो हमारा इंडेक्स है, यानी कि सूची है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे I के मान हम लोग रखेंगे। अब देखो बटे में Q बटे में क्या है R I, यहाँ भी लिख लो और यहाँ भी क्या लगा लो, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। यहाँ I की जगह यहाँ भी क्या रखोगे R1 2 3 4 5 Rn तक रखोगे। ठीक, और देखो फिर यहाँ भी क्या है R, ये भी क्या है R कैप है, यहाँ भी क्या I लिख लो। यहाँ पे देखो क्या है 1 2 3 n यहाँ तक है, तो इसी तरीके से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये जो n है ये नंबरिंग है, और ये जो है यहाँ पर I बराबर, यह शुरुआत कहाँ से करोगे, ये I बराबर क्या रखोगे 1, जो I की शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी 1 से। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी आवेशों के कारण विद्युतीय क्षेत्र या अध्यारोपण का सिद्धांत, तो विद्युतीय क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अब जाके आपका जो है, अब देखो वलय वगैरह वाला था, है वलय वाला भी, वलय कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अब वो आपके सिलेबस से हट गया है तो उसको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिलहाल उसका हम वीडियो अलग से बना के डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाली बात पूरी हो गई। जितने भी थे वो सारी, अब जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम के नियम से आप पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग कल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नहीं तो थ्योरी भी कल पर हो सकता है पढ़ाएं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे पूरे। ठीक, तो किसी बुक से आप सॉल्व करें कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल कम से कम जो है जो पब्लिकेशन के आप ज़्यादा आपके यहाँ चलते हो कि उसके सारे न्यूमेरिकल लगभग कवर हो जाएंगे। 1 2 हो सकता है ना मैच करे तो आप खुद से लिखना या आप कमेंट करके बता देना, तो वो मैसेज कर देना, वो हम आपको बता देंगे, उसका सलूशन दे देंगे। ठीक, तो अब देखो सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपकी ये जो क्लास चल रही बहुत दिनों के बाद कंटिन्यू हो पा रही है। अब ये क्लासेस आपकी पर डे कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, उसमें आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ इशू हो गए थे उस वजह से क्लासेस नहीं चल पाई। अब
प्रॉपर आपकी क्लासेस चलेंगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़े। मिलते हैं कल, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।